Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. And these idioms have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them. Here is your first idiom on your screen and here we go. In cold blood. In cold blood का मतलब क्या होता है? पहली बात बेटा, आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा होगा या फिर सावधान इंडिया देखा होगा. उसके अंदर आता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स. ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स कौन से होते हैं? जिसमें आत्मा दहल जाती है और जो पूरी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं उनकी बात की गई है. जिसमें आपकी इंटेंशन होती है, पूरी प्री प्लानिंग के साथ लेकर चलते हो, वहां पर उनका प्रयोग करते हैं. कोल्ड ब्लडेड क्या थे? जिसमें आत्मा दहल जाती है. अब ये इन कोल्ड ब्लड क्या है इसे भी जान लेंगे. कई बार हमें चोट लग जाती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं अभी दर्द का पता नहीं चलेगा, अभी खून गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो फिर पीड़ा महसूस होगी. तो बेटा मेरा झगड़ा हो गया विनय के साथ, उसने मेरे मार दिया. अब मैंने क्या किया? मैंने भी उसे बदले में मार दिया. तो लोग क्या कहेंगे? उसने मारा, इसने मारा, बात बराबर. लेकिन उसने मुझे मार दिया और मैं चुपचाप रहा उस टाइम पे तो, और फिर मैंने उसकी पूरी प्लानिंग करके उनसे बदला लिया, और वो भी लंबे अंतर के बाद, लंबे अंतराल पे. तो वो क्या था? इन कोल्ड ब्लड. क्योंकि मामला अब तो सुलट चुका, अब तो केस ऑफ प्रोवोकेशन भी नहीं लग सकता. प्रोवोक किया गया था, इंसाइट किया गया था, उकसाया गया था, भड़काया गया था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता. तो उसे कहते हैं इन कोल्ड ब्लड, यानी जानबूझकर. अब कहता है इन फुल ऑपरेशन. ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ये तो गलत हो गया हमारा. क्या वजह है? इसका मतलब है फाइट टूथ एंड नेल, पूरी जी जान से, विद होल एनर्जी, विद एंटायर एनर्जी. उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? इन फुल ऑपरेशन. ये तो गलत हो जाएगा. अनइंटेंशनली, बेटे इंटेंशनली होता तो चुन लेते, अनइंटेंशनली आया तो ये तो अनविलिंगली आ गया, ना चाहते हुए. सेंस बिल्कुल गलत हो गई. डेलिबरेटली हो सकता है, डेलिबरेटली, विलिंगली, इंटेंशनली, जानबूझकर हो सकता है. टू चेज रैशली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. पीछा करने की बात आई और वो भी ताबड़तोड़ या अंधाधुंध, इनअप्रोप्रिएट है. हमारा क्या आ जाएगा? डेलिबरेटली. नेक्स्ट पे चलते हैं. अ गाला डे. जब मैं बहुत छोटा था तो एक पोएम पढ़ाई जाती थी. हिप्पी हिप्पी हुर्रा हुर्रा गे गे गाला गाला. अब बेटे आप कहते हो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. हुर्रा का प्रयोग कहां किया जाता है? खुशी के लिए. हिप हॉप करते हो डांस, वो भी खुशी के लिए होता है. और हिप्पीज आपके वेस्टर्न पीपल थे जो कभी इंडिया में आए थे, मोटे प्रिंट के कपड़े पहना करते थे और बेटे गॉगल्स लगाए रहते थे, बड़े बड़े केश रखा करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखते थे, चिलम पीते थे और गाने गाया करते थे. दम मारा दम, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे. तो वो कौन थे? हिप्पीज. अब हिप्पी हिप्पी हुर्रा हुर्रा गे, आप तो गे को कह देते हो कि ये क्या है? होमोसेक्सुअल के लिए यूज किया गया है. लेकिन ऐसा नहीं है. गे का प्रयोग आप खुशी के लिए भी करते हो. कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, यू कैन सिंपली आंसर और रिप्लाई आई एम एज हैप्पी एंड गे एज लिली इन मे. मैं इतना खुश और मदमस्त हूं जितना कुमुदनी का फूल होता है मई के महीने में. इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा आपको. फिर कहता है हिप्पी हिप्पी हुर्रा हुर्रा गे गे गाला गाला. गाला भी किसके लिए आया? खुशी के लिए. यानी कोई ऐसा रिजॉइस वाला दिन, फेस्टिविटी वाला दिन, एक्सटेसिव वाला दिन, मर्थफुल डे जिसको आप एंजॉय करते हैं, उसकी बात की गई है. अ डे ऑफ फेस्टिविटी बेटे हो सकता है उत्सव या पर्व वाला दिन. जब उत्सव होता है, पर्व होता है, आप गार्डन होते हैं, आप यू आर ऑन क्लाउड 9, ठीक है, यू फील इलेटेड, और यू कैन सिंपली से यू आर ऑन क्लाउड 9, वो बोला जाता है. या फिर यू आर इन द हेवन, यू आर टिकल्ड पिंक, ठीक है, इस तरीके के फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं आप. तो ये हो सकता है. अ डे ऑफ ग्रीफ, ये तो गलत हो जाएगा. क्यों? इसके लिए तो ब्लैक लेटर डे होता है, काले अक्षरों में लिखा गया दिन. फिर कहता है अ रेनी डे, ये भी गलत हो जाएगा. रेनी डे कौन सा होता है? बरसात का दिन, यानी विपरीत हालात वाला दिन, जब एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आते हैं. यहां एक इडियम बनता है सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, यानी सेव समथिंग फॉर योर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. रेलिवेंट स्टोरी, रेलिवेंट होता है बेटे
रेशनल, लॉजिकल, तर्क संगत, तर्कपूर्ण, ये गलत हो गया। और इसका एंटोनिम होता है इररेलेवेंट, इरेशनल, इलॉजिकल। तो हमारा क्या आ जाएगा? अ डे ऑफ रिजॉइस एंड फेस्टिविटी। नेक्स्ट बेटे, टू बी इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस। आर्म्स यानी बाहें, और आर्म्स का प्रयोग करते हो कई बार हथियारों के लिए। एक टर्म आती है आपकी आर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब होता है सशस्त्रीकरण, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करना, और एक होता है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। तो बेटे आर्म्स हथियार भी होते हैं, लेकिन यहां पर आर्म्स हैं बाहें, इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस। अब ये मॉर्फियस कौन है? बेटे आपकी ओपियम होती है, अफीम होती है, उससे मॉर्फिन तैयार किया जाता है। जब किसी पेशेंट को अनबेरेबल, इनटॉलरेबल पेन होता है, उस टाइम पे उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देते हैं। उस पेशेंट को नींद आ जाती है, थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है उसके नशे के कारण। अब बेटे मॉर्फियस वहीं से बनता है। मॉर्फियस एक तरीके से नींद के देवता के लिए यूज किया गया है। तो इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस का मतलब है नींद के आगोश में घोड़े बेच के सोया होना, गहरी निंद्रा का मजा लेना, उसको कहते हैं इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, आई वाज इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस। जब चोरों ने मेरे घर में सेंध लगाई थी, मैं तो घोड़े बेच के सोया हुआ था। टू बी साउंडली अस्लीप, बेटे हो सकता है। टू बी वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्यों? ये तो जागने की बात कर रहा है। टू रेप्रीमेंड वन फॉर नथिंग, रेप्रीमेंड यानी स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइड, रिबफ, डांटना, झिड़कना, फटकारना, किसके लिए? बिना किसी कारण के, इनअप्रोप्रिएट है। टू बी सबमिसिव बाय नेचर, जो दब्बू किस्म का है, उसकी बात की गई है, यह भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? टू बी साउंडली अस्लीप, कुंभकर्णी नींद का मजा लेना। टू ब्रेक द आइस, पहले चलते हैं आइस के ऊपर। आइस, बेटे अक्सर आप एक बात कहते हो कि उनके रिश्तों में ठंडापन आ गया है, इसका मतलब तनाव पैदा हो गया है। जब आप कहते हो उनके रिश्तों में बहुत गर्मी है, इसका मतलब खुशियां हैं। तो तनाव की स्थिति के लिए किसका प्रयोग किया गया है? आइस का। अब ब्रेक द आइस, कोई तनावपूर्ण स्थिति है, उसमें इनिशिएटिव्स लेकर आप उसे हल्का करने की कोशिश करते हो, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। जिसे किताबों में क्या लिख दिया जाता है? चुप्पी तोड़ना, झिझक खोलना। तो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसको हल्का करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। टू थॉरोली अंडरस्टैंड, ये तो कॉम्प्रीहेंड करने वाली सेंस आ गया, क्यों? किसी चीज को पूरी तरह से समझना। इनअप्रोप्रिएट, टू स्पीक लास्ट ऑन ए बर्निंग इशू, कोई ज्वलंत मुद्दा है जिसकी गर्मजोशी से चर्चा की जा रही है, उस पे एंड में बोलना इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा बेटा। टू बी एट द वर्ज ऑफ डेथ, मौत के कगार पे होना, बिल्कुल गलत हो गया बेटे। टू स्पीक फर्स्ट ऑन ए डेलिकेट मैटर, जो एक नाजुक मुद्दा है, उस नाजुक मुद्दे के ऊपर सबसे पहले बोलना, तो ये हमारा हो सकता है, क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, टू ईट हम्बल पाई। पहले चलते हैं पाई पे। ये पाई क्या होता है? कचौड़ी, पापड़ी, समोसे, इस प्रकार की चीजों को पाई में रख देते हैं, जो एक तरीके से स्टफ्ड फूड होता है, उसे पाई के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। हम्बल, पहले यहां पर होता था नंबल्स, अंबल्स, एंट्रेल्स, यानी अंतड़ियों के लिए यूज किया जाता था। बिगड़ते बिगड़ते वो हम्बल बन गया, वहां से अंबल से हम्बल हो गया। अब बेटे ये क्या है? मुंह की खाना, बेइज्जती बर्दाश्त करना। अब इसकी बात करते हैं। पुराने टाइम पे जब स्लेव सिस्टम था, उस समय पर उनको प्रताड़ित करने के लिए क्या किया जाता था? जो मांसाहारी लोग होते थे वो मांस लेते, कोई भी पशु आदि लेते, पक्षी आदि लेते, उसकी इंटेस्टिन्स को निकाल देते और उन्हें फेंक देते थे। उनके ऊपर चील, कौवे, गिद्ध, सियार आदि दावत उड़ाया करते। लेकिन जब स्लेव सिस्टम आया तो उनको और ज्यादा प्रताड़ित और जलील करने के लिए उनके सामने फेंक दिया जाता। उसके अंदर हमारा अर्धपचा या अपचा भोजन होता है, उन बेचारों को उसके ऊपर गुजर बसर करनी पड़ती थी। वहां से निकला था ईट हम्बल पाई। टू फील एक्सट्रीमली हंग्री, गलत हो जाएगा, ये तो भूख को बता रहा है। टू ईट वेरी ग्रीडीली, ये वोरेशियसली यानी लालचपूर्ण खाने की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा।
टू फेस ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन यानी इंसल्ट हो सकता है। टू फेस जुबिलिएशन, ये जुबिलिएशन किसके लिए होता है? ये तो खुशी में होता है, जैसे आपकी गोल्डन जुबली आदि होती है। इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? टू फेस ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट का सामना करने वाली बात आई। नेक्स्ट है बेटे, टू बी ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर, आप किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं, हेड एंड ईयर्स, बात सिर से ऊपर चली गई है। बेटे अक्सर आप एक बात कहते हो, फला व्यक्ति का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। तो कर्ज, बाल बाल कर्ज में डूबा होना, उसको क्या कहते हैं? टू बी ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ, ऐसा बोला जाता है। अब यह है टू बी वेरी टॉल एंड जाइंट लाइक, गलत हो जाएगा। ये तो लंबे की बात कर रहा है, दानवीय की बात कर रहा है। फिर कहता है टू बी अनकंसर्न्ड, किसी के प्रति कंसर्न ना दिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी किसी के प्रति एपैथेटिक होना, उदासीन होना, इंडिफरेंट होना, गलत हो गया। टू बी कंप्लीटली इमर्स्ड हो सकता है, टू बी कंप्लीटली इमर्स्ड और सबमर्ज्ड, किसी चीज में पूरी तरह डूबा होना हो सकता है। टू क्वाल लाइक किलकेनी कैट्स, किलकेनी कैट्स जिंगियानी बिल्ली की तरह लड़ना, गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, अ रेड लेटर डे। बेटा आप लोगों के घर में कैलेंडर्स होंगे और उन कैलेंडर्स में कुछ दिन ऐसे हैं जो रेड कलर से लिखे गए हैं। अब वो रेड से लिखने की वजह क्या थी, पहले इसको समझो। अक्सर आपने सुना होगा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी, जंगें लड़ी थी, शहादतें दी थी। तो वो क्या था बेटे, उनके लिए जब किसी चीज के लिए आप जंग लड़ते हो, शहादतें देते हो, तो उनका महत्व बढ़ जाता है। एक चीज आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लेकिन एक चीज जो बड़े कष्टों से हासिल होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब उन्हें आप क्या कहते थे? स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया दिन, सोने के अक्षरों से कभी नहीं, यानी वो उनके रक्त से लिखा गया था। तो वहां सिंबॉलिकली किसको यूज किया गया? रेड लेटर को। अब वो क्या बन गए? वो इंपॉर्टेंट डेज बन गए, हिस्टोरिकल डेज बन गए, वहां से आया। अब कुछ बच्चे ये कह देते हैं जी संडेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो 1840s के आसपास ये सिंबल बन चुके थे, एक तरह छुट्टी सेलिब्रेट होती थी और उस दिन उन लोगों का सम्मान किया जाता था। तो संडे को क्या था? रेस्ट के लिए जाना जाता था, वो साथ में इंक्लूड कर दिया गया, सिंबल बन गया छुट्टी का, वहां से ये निकला था। तो रेड लेटर डे कौन सा होता है? जो हिस्टोरिकल डे होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है। फॉर एग्जाम्पल द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे आर रेड लेटर डेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्या है? महत्व रखते हैं। डे ऑफ ग्रेट जॉय एंड इंपॉर्टेंस बेटे हो सकता है। एन एक्सट्रीमली मीजरेबल डे, गलत हो जाएगा, ये तो कष्टपूर्ण दुखद दिवस की बात कर रहा है। प्राइम और राइट टाइम, जो किसी का यौवन वाला टाइम है, जब क्लाइमेक्स पे चल रहा है बंदा, वो टाइम है, गलत हो जाएगा। इन परफेक्ट ऑर्डर, पूरी तरह से सुव्यवस्थित, यानी एप्पल पाई ऑर्डर। ये एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? एप्पल्स की जगह एप्पल्स, पाइज की जगह पाइज, और वो ऑर्डरली प्लेस्ड हैं, उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, हरक्यूलियन टास्क या फिर एन अपहिल टास्क। अब मोटी सी बात करते हैं। ये एक बालक है हमारा अशोक, ये बॉडी बिल्डर है, लगभग 100-150 किलोग्राम वेट आसानी से लिफ्ट कर लेता है। लेकिन उसका आधा कर दिया जाए और कहा जाए इसको लेकर पहाड़ पे चढ़ो, तो दिक्कत पेश आएगी, परेशान हो जाएगा। आसान नहीं है वो उसके ऊपर चढ़ना उस तरीके से। तो बेटा अपहिल टास्क क्या था? डिफिकल्ट टास्क था। अब चलते हैं हरक्यूलिस के ऊपर। हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलिस आपके एल कमीनी और ज्यूस का नाजायज बेटा था, इलेजिटिमेट चाइल्ड था, और हेरा इसको मारने की कोशिश करती है। जब वो इसको मारने की कोशिश करती थी तो ये हर बार बच जाया करता था। तो बेटे देवताओं ने बीच बचाव किया और कहा ये चूहे बिल्ली का खेल शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हेरा के ऊपर बदनामी भी ना आए, उसके कुल पे एक बदनुमा दाग था वो भी मिट जाए और बदला पूरा हो जाए और ये खत्म हो जाए। तो इसको हरक्यूलिस को
12 ऐसे काम दिए गए थे जो बहुत ही कठिन और दुष्कर थे। अब ये कहा गया था अगर ये उनको अंजाम दे देगा तो इसे जिंदा रहने का हक होगा, और इसने सारे कामों को अंजाम दिया था। तो उनके ऊपर किसकी स्टैंप लग गई? वो लग गई हरक्यूलियन टास्क। जैसे गद्दारी की बात करते हैं, जयचंद बोल दिया जाता है, सब समझ जाते हैं। घर का भेदी बोल दिया जाता है, सब समझ जाते हैं। विभीषण बोल दिया जाता है, सब समझ जाते हैं। सूदखोर की बात आती है, शायलॉक बोल देते हैं, सबको पता चल जाता है। तो वैसे ही था। तो बेटे हरक्यूलियन टास्क क्या है? बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। टू अराउज एपिटाइट इंस्टेंटली, एकदम से क्या है बेटा? भूख बढ़ाना गलत हो जाएगा। अ वेरी इजी टास्क टू अकम्प्लिश, बहुत ही आसान कार्य अंजाम देने के लिए, यह भी इनएप्रोप्रिएट हो गया। टू बी ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत ही सफल व्यक्ति, गलत हो गया बेटा। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क क्या बन जाएगा? हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट है बेटा हश मनी। आप जब डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है हश, खामोश के लिए, साइलेंस के लिए, पीस के लिए, क्वाइटनेस के लिए। हश मनी क्या है बेटे? जब हम किसी को रिश्वत देते हैं मुंह बंद रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? हश मनी। हार्ड अर्न्ड मनी, आसानी से कठिन परिश्रम से कमाया गया मन पैसा, खून पसीने की कमाई, उसे कहते हैं हार्ड अर्न्ड मनी। ये तो गलत हो जाएगा। इजी ब्लैक मनी, ये गलत हो गया, काला धन। फिर कहते हैं मनी गिवन एज ब्राइब, बेटे किस रूप में? रिश्वत के रूप में दिया गया पैसा, ये हो सकता है। नॉइसलेसली पेड, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा कि पूरी खामोशी के साथ कोई चीज पे की गई है। नेक्स्ट बेटे टू कास्ट ए स्लर अपॉन कास्ट, CAST, कास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। पहली बात तो ये होता है, आपके पेपर में कास्ट कास्टेड कास्टेड लिख देता है, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, कास्ट का मतलब क्या है? एक होता है वो मछुआरा जो कांटा डाल के पकड़ता है, उसे कहते हैं एंगलर। एक होता है जो नेट कास्ट करके डालता है, पकड़ता है, जाल फैला करके, वो होता है। अब यहां है कास्ट यानी डालना, जैसे आपके मूवीज में कास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो बेटे ये कास्ट डालने के लिए स्लर, लांछन लगाना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। तो लांछन लगाना, कीचड़ उछालना, उसको कहते हैं कास्ट ए स्लर ऑन या कास्ट ए स्लर अपॉन। टू कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस, किसी चीज को बेटे पूरे थॉरली डिस्कस करने वाली सेंस आई, इनअप्रोप्रिएट हो गया। टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की बात है, इनअप्रोप्रिएट हो गया। टू गेट रिड ऑफ, रिड छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ किसी चीज से छुटकारा पाने की बात है, गलत हो जाएगा। टू ब्रिंग इनटू डिसरिप्यूट, डिसरिस्पेक्ट, बिलिटल, डिसरिगार्ड, अपमान करने वाली सेंस, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आपके लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से आपसे भेंट होगी इसी प्रकार के किसी दूसरी टॉपिक के साथ या सेंटेंसेस के साथ। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वैसे ही भेजते रहिए जैसे आप यूजुअली करते हैं, या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हैं जैसा कि अभी पूछ लेते हैं। तो चॉइस इज योर्स। मिलेंगे अगली क्लास में, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।